बस चलें जनाब। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट लें। ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 82, पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड 3 एलिमेंट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चाहे जो भी पीरियड होगा लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीज आएगा। और यहां पर अगर आप इन एलिमेंट्स को देखेंगे, सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन और आर्गन, तो ये फिर इस तरह है कि ये है सोडियम, दूसरा एलिमेंट जो है तो ये है सिलिकॉन, सोडियम है, सिलिकॉन है, फिर क्लोरीन है और आर्गन है। तो ज़रा इनमें से ये होगा। मेंटली तैयार रहें कि लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी और हाईएस्ट का अगर वो पूछेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपोजिट आंसर को आंसर करते। प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। याद रखें, सिंपल सी बात है कि जो आपका एमडीकेट टेस्ट जो भी होता है, तो जो भी एमसीक्यूज का टेस्ट है, तो ये बुनियादी तौर पे प्रैक्टिस है। जितनी आपने प्रैक्टिस की है, नॉलेज आपके पास होता है। लेकिन आप देखते हैं पिछले साल भी आपने शायद काफी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बाद में आपने सोचा कि वो आपको आ रहे थे, लेकिन उधर आप फिर गलत कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस 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 बड़ी जरूरी है। लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चन होते हैं, जो पास पेपर्स हैं, वो आप हल करें। चले जी, 83, विच टाइप ऑफ रेडियस इज डिफाइंड एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ एडजेसेंट एटम्स। एडजेसेंट है, लेकिन देखें आगे लिखता है नॉन बॉन्डेड एटम इन द सॉलिड स्टेट। तो इसको फिर हम कहते हैं क्या रेडियस? वांडरवाल रेडियस होगा। याद रखें, हम इस तरह लेते हैं कि मिसाल के तौर पे एक सब्सटेंस है, ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं, फिर ये सब्सटेंस है, ये उसका एक और मॉलिक्यूल है, ये सॉलिड स्टेट में होगा। तो फिर इनके दरमियान जो डिस्टेंस आता है, हम इस डिस्टेंस की बात करते हैं, ये है वांडरवाल डिस्टेंस, और इसका हाफ लेंगे तो ये आपके पास वांडरवाल रेडियस होगा। सॉलिड स्टेट में होगा, यानी ये बात याद रखिए कि बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ एडजेसेंट और नॉन बॉन्डेड एटम इन द सॉलिड स्टेट। मटेरियल सॉलिड स्टेट में है और जो एडजेसेंट विच बिलोंग्स टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एक ये है एक वो है, इनके दरमियान सेंटर्स के दरमियान फासला वांडरवाल डिस्टेंस है और उसका हाफ जो होगा वो वांडरवाल रेडियस कहलाएगा। 84 कहते हैं कि व्हाट इज द टर्म फॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम इन द गैसियस स्टेट। तो इसके लिए जो टर्म है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। याद रखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल अपोजिट है। जब न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इनफैक्ट ये कहलाती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो जो एंथैल्पी चेंज है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली हीट एनर्जी ही है। तो 84 में ये आयोनाइजेशन एनर्जी करेक्ट है। 85 में कहते हैं कि इन विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर एलिमेंट्स दैट हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द पी सब शेल्फ। याद रखें, पीरियोडिक टेबल को हम इस तरह जो है वो हमने डिवाइड किया हुआ है। ये हमारे पास जो सबसे राइट साइड पे है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद का जो ब्लॉक है तो ये वाला, ये डी ब्लॉक है। एस ब्लॉक के दो ग्रुप्स हैं, ठीक है जी, दो ग्रुप्स हैं, और डी ब्लॉक के फिर टोटल के ये 10 बनते हैं आयोपिक सिस्टम के मुताबिक। लेकिन वो जो पुराना सिस्टम चलता है उसमें यहां से ये ग्रुप शुरू होते हैं। ये है 1A, फिर यहां पे होगा 2A, फिर ये वाला है 3A और इस तरह 4A। इसका ख्याल रखें कि दरमियान में जो ग्रुप है तो उसमें फिर 3 ग्रुप्स जो है वो शामिल हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल का। चले कि मैं ये एक बना दूं। ये पहला एलिमेंट है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन, फिर इसके बाद कोबाल्ट है, फिर इसके साथ ये जो बाकी एलिमेंट्स है वो मैं लिख लेता हूँ बिकॉज ये जरूरी एक छोटी सी बात है। आयरन, कोबाल्ट, फिर है निकल, कापर है और जिंक है। तो ये यहां से शुरुआत होती है। ये जो ग्रुप आता है ना, ये वाला, ये पहला ग्रुप है, इसको हम कहते हैं 1। और ए वो वाला है जो एस ब्लॉक में, ये वाला जो ग्रुप होता है इधर अल्कली मेटल जिसे आप कहते हैं, दैट इज 1A। और ये जो होगा ये 1B कहलाएगा ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अगर आप कॉपर को देखेंगे तो वो 4s1 है, 4s1 3d10 है, तो लिहाजा ये 1b और इसको फिर नाम दिया गया है 2b। और याद रखिएगा कि यहां से फिर ये शुरू होगा, ये होगा 3b और इस तरह ये है 4 5 और फिर 6 है, 7 है। यहां से मैं इनकी बात कर रहा हूं कि ये जो है 8 जो है इसमें ये 3 आते हैं, 3 ग्रुप, आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो गोया पीरियोडिक टेबल में हमारे पास है एक जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है वो ए में आते हैं और फिर जो ट्रांजिशन है वो बी ब्लॉक में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप मॉडर्न दौर की बात करते हैं तो हमने एलिमेंट्स को इस तरह डिवाइड किया हुआ है, ये है एस ब्लॉक, इसके बाद फिर ये है डी ब्लॉक, यहां से यहां तक जो है तो ये है डी ब्लॉक, यहां पे ये है पी ब्लॉक जो है ये वाले, ये 6 ग्रुप्स हैं। सिंपल जनरल याद रखें कि ये वाले हैं 2 ग्रुप्स, ये है 8 पुराने सिस्टम के मुताबिक, आईएफएक्स सिस्टम के मुताबिक वो सिंपल चलता है, पहला ग्रुप 1 और फिर 2, ये ग्रुप आईएफएक्स सिस्टम के मुताबिक 3 है और फिर ये 4 है और इस तरह 5 है, 6 है, 7 है। ये वाला ग्रुप 8 कहलाएगा आईएफएक्स सिस्टम के मुताबिक, ये ग्रुप नंबर 9 है, फिर ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है और फिर जो पी ब्लॉक आते हैं तो वो 6 ग्रुप्स है, तो 13 14 15 16 17 18। जो नोबल गैसेस हैं वो ग्रुप नंबर 18 में आते हैं आईएफएक्स सिस्टम के मुताबिक, और जो पुराना सिस्टम चलता है मोस्ट पीरियोडिक टेबल में तो वो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स हैं। तो ये वाले हैं एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और पीरियोडिक टेबल के यहाँ पर जो 2 पीरियड्स है, एक ये वाला है और इसके साथ ये 2 पीरियड दूसरे जो है, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। अच्छा, तो आगे जाइएगा, ये कहता है कि इन विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर एलिमेंट्स दैट हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द पी सबशेल, तो ये पी ब्लॉक है। फिर 86 में कि विच द फॉलोइंग ग्रुप 1a एलिमेंट्स जो है दैट इज मोस्ट रिएक्टिव विद वाटर। याद रखिए 3 ग्रुप आपके सिलेबस में शामिल हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप नंबर 4 है और इनके रिएक्शंस है, ग्रुप 1 के रिएक्शंस हैं वो वाटर के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है, क्लोरीन के साथ भी है। मेटल्स के लिए याद रखिए जनरल बात, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, बिकॉज मेटल रिएक्शन करते हैं और इस दौरान इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो जब डाउन द ग्रुप आएंगे साइज एटम का बढ़ता जाएगा, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, तो मेटल में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ेगी। नॉन मेटल जब रिएक्शन करते हैं तो वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लेते हैं और डाउन द ग्रुप जो है उनकी ये एबिलिटी कम हो जाएगी। तो लिहाजा नॉन मेटल में लाइक फ्लोरीन वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्लोरीन कम रिएक्टिव होगा। तो मेटल में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ेगी, नॉन मेटल में ये कम होती जाएगी। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है सीजियम, मोस्ट रिएक्टिव। 87 विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन सिलिकॉन रिएक्ट्स विद क्लोरीन। सिलिकॉन का मोस्ट केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 4 है, तो लिहाजा SiCl4 ये कंपाउंड बनता है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। और एक और बात आपने याद रखनी है, ग्रुप 4 के लिए जरूरी चीजें ये हैं कि अगर ये ग्रुप नंबर 4 है तो देखिए ये है कार्बन, फिर सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, टेन है और लेड है। ठीक है जी, कार्बन बना देगा CCl4, ये बनाएगा HiCl4, जर्मेनियम फिर 2 क्लोराइड बनाएगा, एक होगा डाइक्लोराइड और एक इसका है टेट्राक्लोराइड, लेकिन इसका टेट्राक्लोराइड मोर स्टेबल है देन डाइक्लोराइड और इसमें S इलेक्ट्रॉन इनर पेयर इफेक्ट है, बिकॉज इनर D है तो आउटर S का अट्रैक्शन बढ़ जाती है। टिन के भी 2 क्लोराइड बनते हैं SnCl2, ठीक है जी, और फिर इसके साथ SnCl4 है। लेड के भी 2 क्लोराइड है, Cl2 और लेड का Cl4। मैं इसको भी इसी तरह लिख लेता हूं, GeCl2 और GeCl4। ठीक है जी, वो पहले मैंने स्टेबिलिटी की बुनियाद पर लिखा, अब मैं इस तरह लिख रहा हूं कि आपको ये पता हो कि लोअर स्टेट जो होगा ये कंपाउंड होंगे आयोनिक, और जो हायर स्टेट है मेटल का तो ये कंपाउंड होते हैं कोवैलेंट। और इसकी रीजन ये है कि एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा लेकिन 4 लॉस नहीं कर सकता, वो फिर उसने शेयर किए हैं।
लिहाजा अगर कभी डायरेक्ट पूछे कि इनमें से PbCl4 और PbCl2 जो है, इनमें मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो आयोनिक का ज्यादा होगा। आपने फिर इसको नहीं देखना कि इसका तो मोलर मास बढ़ गया, लेकिन उस केस में वो अलग चीज है। यानी CCl4 जो है वो कोवेलेंट है, लेकिन PbCl2 जो है ये आयोनिक है। तो जरा इन चीजों पे आप नजर रखेंगे। तो 87 में है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, लेकिन लेड और टेन के साथ और जर्मेनियम के साथ, इन तीनों के साथ दो किस्म के क्लोराइड बनेंगे। इन दोनों के टेट्राक्लोराइड बनेंगे और इनका जर्मेनियम टेन लेड का जब रिएक्शन होगा क्लोरीन के साथ तो डाइक्लोराइड और टेट्राक्लोराइड दोनों बनते हैं। डिपेंड करता है क्लोरीन कितनी ज्यादा है। क्लोरीन एक्सेस में होगी तो टेट्राक्लोराइड बन जाता है, लेकिन अगर मेटल एक्सेस में है तो फिर डाइक्लोराइड ज्यादा बन जाएगा। 88 में कहते हैं कि विद ग्रुप 1A, विच ग्रुप 1A एलिमेंट कैन फॉर्म अ सुपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। रट्टा ना लगाएं, जनरल बात याद रखें कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटल आयन जो होता है तो उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कम होती जाएगी। लिहाजा टॉप के जो मेटल्स हैं वो बनाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, फिर नीचे जाएंगे तो पर ऑक्साइड, फिर इसके नीचे जाएंगे तो सुपर ऑक्साइड बनेगा। समझ गए? यही बात आप अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अल्कली मेटल में लिथियम बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड और इसके बाद सोडियम बना लेता है पर ऑक्साइड जब ऑक्सीजन एक्सेस में हो, और उसके बाद फिर सुपर ऑक्साइड आते हैं। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल में सुपर ऑक्साइड नहीं आते, पर ऑक्साइड तक आ जाता है। नॉर्मल ऑक्साइड बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम पर, स्ट्रोंशियम, बेरियम वगैरह के फिर पर ऑक्साइड आ जाते हैं। अच्छा, 89 में कहते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। एटॉमिक नंबर 29 है। तो कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन इस तरह आप लिख सकते हैं कि 4s2 और 3d9, तो ये स्टेबल नहीं होती, एक इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाता है, तो ये होगा 4s1 और 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्रोमियम और कॉपर की इस पीरियड में कॉन्फ़िगरेशन याद रखें, लेकिन वो जो ट्रांजिशन एलिमेंट में वो नीचे पीरियड है, प्लैटिनम और नियोबियम वगैरह वो जो है, तो उनकी भी कॉन्फ़िगरेशन फिर आप याद रखें। मेरी जो तीसरी और चौथी आपकी बुक में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज इट इज द ओनली टॉपिक जो ट्रांजिशन एलिमेंट से दिया गया है। सो इन मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके आयंस की, और साथ साथ वो जो डी ब्लॉक में दो एक्स्ट्रा पीरियड हैं, ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम के बाद जो दो पीरियड आते हैं, एक वो यूट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम वगैरह का है, और इसके नीचे फिर वो हाफनियम वगैरह का है, तो वो भी आप देखें एक नजर। जी जी, एलॉय, एलॉय नहीं है। अगर आप नया सिलेबस आपके पास है तो वो आप देख ले, उसमें एक ही टॉपिक दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिलेबस से बिल्कुल ना निकले, क्वेश्चन आए हैं लेकिन वो पुराना सिलेबस था तो उसके मुताबिक आया। आपका नया सिलेबस है, सिलेबस से बिल्कुल ना निकले, ये मैं कह रहा हूं आपको। जी, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही ये कह रहे हैं ना, सीधी सादी बात, बाकी नहीं है। पढ़ेंगे तो अपना वक्त जाया करेंगे। सिलेबस सबसे पहले पढ़ लें और वहीं देखें। यकीन से मैं कह सकता हूं कि नहीं आएगा, आउट ऑफ द सिलेबस कोई भी चीज नहीं आएगी। सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 90 में ये कहता है कि विच वन एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 3+। क्रोमियम 3+ है, जरा देखें। स्कैंडियम क्या होगा, यह है 4s2 और 3d1। टाइटेनियम है 4s2 3d2। वेनेडियम है 4s2 और 3d3 है। अच्छा, क्रोमियम जो है वो अगेन आप जानते हैं कि अगर आप इस तरह लिखेंगे 4s2 और 3d4, d4, डी में 5 ऑर्बिटल हैं, तो अगर 5 हाफ फिल्ड होंगे तो ये ज्यादा स्टेबल है, लिहाजा ये होगा 4s1 और 3d5 होगा। अब इसने क्रोमियम की बात नहीं की, ये कहते हैं क्रोमियम है लेकिन ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो याद रखें एक इलेक्ट्रॉन इसका जाएगा, 2 इसके जाएंगे, तो ये होगा 4s0 और 3d3 हो जाएगा। और कोशिश कर लें कि इसको उंगलियों पे इस तरह याद रखें, अपनी उंगलियों पर रखें। 10 एलिमेंट्स हैं, D1 यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, और फिर इसके बाद अब फिर मैंगनीज के बाद फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक है। तो वो इस तरह चले, स्कैंडियम, टाइटेनियम तो D1, D2, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम D1, D2, D3।
D4 नहीं है, D5, D5, D6, D7, D8, D9 नहीं है, D10, D10। समझ गया? तो टाइम की भी आपको बचत होगी। आगे जाइएगा तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है आर्गन वाली और 4s03d3 कॉन्फ़िगरेशन है। 91 व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन? एटॉमिक नंबर है इसमें दिया हुआ है, आयरन है, आयरन तो देखें ये है आयरन 26। सही है। पहली बात कि ये किस पीरियड में है? चौथे पीरियड में है। तो तीसरे पीरियड का आखिरी एलिमेंट कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन। तीसरे पीरियड के आखिरी एलिमेंट की पूरी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन। फिर ये डी ब्लॉक में है और 4s और D6 कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। अब अगर आप देखेंगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो जाते हैं। अगर आप इसकी लिखने चाहें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। सही है। लेकिन उस वक्त अगर आप अभी से प्रैक्टिस करें तो वहां पे गलती का चांस फिर नहीं होगा, लिहाजा अभी से इन पे प्रैक्टिस करें। तो ये आता है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, कहते हैं कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमीन्स? अमीन्स का ख्याल रखें कि ये इमीन नहीं कह रहा, अमीन कह रहा है। ठीक है जी, अमीन है, एमाइड नहीं है। अपने जहन से काम लेने का तरीका सीख लें। जब भी कोई चीज पढ़े तो उसका अपोजिट उसके साथ पढ़े या उसका सिमिलर उसके साथ पढ़े। हमारा ब्रेन पैटर्न याद रखता है। तो अमीन NH2 याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे अमीन NH2, इमीन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, साइनाइड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, एमाइड, फिर आप यानी इनको अगर आप एक साथ पढ़ लेते हैं कि ये है अमीन हो गया, मिसाल के तौर पे ये अमीन हो गया है, और इस तरह आप इसको पढ़ लेते हैं कि ये नाइट्राइल है या जिसे आप साइनाइड कह देते हैं, और फिर ये है ये एमाइड है। ठीक है जी। और इसका भी ख्याल रखें कि इसमें H जो है तो वो जरूरी नहीं है कि दो हो, नाइट्रोजन का होना और साथ साथ ज़ाहिर कार्बन का होना जरूरी है कि ये अमीन है, अल्काइल अमीन। ठीक है। अच्छा, which type of compound has a closed ring structure with only carbon atoms? याद रखिएगा कि ये कार्बन रिंग इसमें मौजूद है और इसको कहा जाएगा एलिसाइक्लिक। टाइप ऑफ कंपाउंड हैज क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर विद ओनली कार्बन एटम, तो ये एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक नहीं है। क्यों? एरोमेटिक के लिए हमने ये नहीं कहा कि कार्बन का साइकिल हो, हम कहते हैं बेंजीन भी एरोमेटिक है लेकिन पायरिडीन भी तो एरोमेटिक है। उसके लिए हम लिखते हैं कि 4n+2 डीलोक्राइज पाई इलेक्ट्रॉन हो या उसमें एक बेंजीन रिंग हो। ठीक है जी। तो जैसे ये देखिए ना, ये पायरिडीन है, पायरिडीन तो ये भी तो एरोमेटिक है लेकिन इसमें नाइट्रोजन मौजूद है। ये वाला कार्बन का पूरा साइकिल नहीं है, वन ऑफ देम यानी वन ऑफ द एलिमेंट, वन ऑफ द एटम इज नाइट्रोजन। तो एलिसाइक्लिक एरोमेटिक को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको ये फर्क याद रहेगा। सिमिलर चीजों को एक साथ पढ़ें, बस मैं ये कह रहा हूं, फिर इंशाल्लाह आपसे गलती नहीं होगी। आगे कहता है कि विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर अ मॉलिक्यूल टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? वैसे तो ज्यादा बेहतर है लेकिन हम अपने लेवल के मुताबिक जा रहे हैं। कायरल कार्बन एटम हो, ऐसा कार्बन एटम जो कि 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ अटैच हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे OH है, यहाँ पे लेट से C3 है, ये H हो गया, और इधर आपकी मर्जी है कि आप इधर जो भी अटैच करना चाहें, लेकिन कम से कम ये है कि ये डिफरेंट ग्रुप है। तो ये वाला कार्बन जो है तो ये कायरल कार्बन एटम है और ये ऑप्टिकली एक्टिव, 2 आइसोमर इसके होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, एक लिबोरोटेटरी होगा और एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। कभी कभार ये होता है इस टॉपिक में, कभी कभार ये भी होता है कि कायरल कार्बन आ जाता है लेकिन फिर जो है कभी कभार ऐसे भी होता है कि कायरल कार्बन आ जाता है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव शायद वो ना रहे। कैसे? तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये वाला बोर्ड सही है, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। आपकी बुक ने इसी टॉपिक में ऑप्टिकल एक्टिविटी में इशारा दिया, आपकी बुक में इसी टॉपिक में ऑप्टिकल एक्टिविटी में इसका इशारा मौजूद है। लाइक फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैं एक कंपाउंड जो है इसका स्ट्रक्चर बना दूं, ये है कार्बन, फिर कार्बन है। अगर आप इन दोनों को देखें तो ये कायरल है, ठीक है जी,
और लेट्स से कि मैंने CH3 लगा दिया, ये है हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, ये OH है और ये है CH3। अब ये इसमें दो कायरल कार्बन है। अगर आप इस कार्बन को देखेंगे ये वाला, तो ये कायरल है बिकॉज OH CH3 और ये बड़ा ग्रुप। फिर वो जो एटम है वो भी कायरल है, वो वाला कार्बन जो है, ठीक है जी, ये ग्रुप अलग, ये अलग, ये अलग और ये बड़ा ग्रुप, लेकिन ये कंपाउंड सिमेट्रिक है। अगर आप इस सिमेट्री लाइन को देखेंगे तो इस साइड की और उस साइड की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो कैंसिल कर जाती है। तो समटाइम इट इज पॉसिबल दैट अ स्ट्रक्चर, अ मॉलिक्यूल हैज मोर देन वन कायरल एटम्स, बट इट एज ए होल इज ऑप्टिकली नॉन एक्टिव। तो लेकिन यह है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए इस तरह की जो है कायरलिटी जरूरी है। अच्छा, a racemic mixture is a mixture that contains, racemic mixture क्या होगा? एक ऐसा मिक्सचर है कि जिसमें दोनों आइसोमर्स आइडियली तो इक्वली हो, लेकिन जरूरी नहीं होता। जब आप बनाते हैं स्पेसिफिकली जब इन कंपाउंड्स की सिंथेसिस की जाती है तो दोनों बन जाते हैं, जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल बराबर हों। और ये कहाँ पे बनते हैं? शाबाश, आपके कोर्स में एक टॉपिक है SN2 न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, समझ गए बात को? SN2 में ये जो है बायमॉलिक्यूलर, ये इधर आ जाएगा और वो निकल जाएगा, तो SN2 में हमेशा आपके पास एक प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर इसका अपोजिट एक और है SN1, आप देखें तो उसमें लीविंग न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा। अब जो आपके पास प्लेनर एक ट्राइगोनल कार्बोकेटाइन आता है, लाइक मेरा हाथ कार्बन है इस तरह, ये और ये, तो अब ट्राइगोनल है, प्लेनर है। अब आने वाला जो होगा SN1 के केस में तो कुछ इधर आ सकता है, कुछ केसेस में एक और केटाइन में इधर से आ जाएगा। वो कि ये परफेक्टली रेसिमिक नहीं होगा, लेकिन SN1 रिएक्शन जिधर होता है और कायरल कार्बन बन सके तो जनरली हमारे पास इस तरह का मिक्सचर आता है जिसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, विच कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, दोनों लिवो और डेक्स्ट्रो। तो इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ एनेंशियोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स को फिर हम कहते हैं एनेंशियोमर्स। अगर ये मौजूद है तो इसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। 95 में ये है इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ एनेंशियोमर्स। क्वेश्चन है कि a racemic mixture is a mixture that contains तो equal amount of both enantiomers, so that is a racemic mixture। 96 में कि the main reaction mechanism for alkanes, ठीक है जी, मिक्स ना करे अल्केन फिर अल्कीन अल्काइन, तो कहते हैं कि मेन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर अल्केन विद हैलोजन अंडर यूवी लाइट। अल्केन पूरी तरह सैचुरेटेड है, तो उनमें आप एक रिएक्शन ये करवा सकते हैं जिसको आप क्या नाम देते हैं? सब्स्टिट्यूशन, और वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। एक ग्रुप एज ए रेडिकल जाता है और दूसरा एज ए रेडिकल आप उसके साथ अटैच कर लेते हैं, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। 97 में व्हाट इज द करेक्ट आयोपिक नेम फॉर दिस कंपाउंड? आयोपिक नोमेनक्लेचर जरूर देखें, लेकिन जितना लेवल है FAC का वही देख लें। यह है CH3 और फिर CH2CH C है और फिर ट्रिपल बॉन्ड है, यह है CH। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूटेन से ब्यूटाइन होगा। और जब पोजीशन चेंज हो सके तो आपने पोजीशन मेंशन करनी है। प्रोपाइन इज जस्ट प्रोपाइन, बट ब्यूटाइन इट हैज 2 आइसोमर, एक है 1 ब्यूटाइन, एक है 2 ब्यूटाइन, ठीक है। पोजीशन आइसोमर, तो ये 1 ब्यूटाइन होगा। आगे जाइएगा, कहते कि करेक्ट नेम तो इसका है 1 ब्यूटाइन। 98 में कहते हैं कि विच रिएक्शन कन्वर्ट्स इथीन टू इथेन, इथीन टू इथेन, तो हाइड्रोजनेशन होगी, या इसको आप कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ अल्कीन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज रिडक्शन। तो हाइड्रोजनेशन है ये। सिमिलर टर्म्स हाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन, हेलो हाइड्रेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन, आपको ये पता हो, हाइड्रोलिसिस, ये सिमिलर टर्म्स एक साथ रखे ताकि मिक्स आप इनको न खाएं। तरीका बस यही है, आपको अब जिधर आप पढ़ते हैं तो उस जगह के दीवारों पे कागज लगाएं मुसलसल और सिमिलर चीजें उधर लिखा करें, ठीक है जी। यानी जब भी आपको पढ़ते हुए अहम कोई चीज लगती है
वो फलाने के साथ, तो उसी जगह पे पहले से आपने लिखा होगा। तो आप अपने लिए पूरा एक कैबिन बनाए, एक एनवायरनमेंट बनाएंगे, इसलिए इस तरीके से आप करेंगे ये, ठीक है जी। बिकॉज कंपटीशन में खास बाकी लोग जो होते हैं वो भी पूरी तरह उन्होंने अपने लिए पूरा एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, सही है। चलते चलते कोई स्टडी नहीं करता, बाकायदा प्लानिंग आपको करनी होती है। अल्कीन नेक्स्ट है कि अल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। अल्कीन में, ठीक है जी, अल्काइल हैलाइड बनेगा नॉर्मली। तो अगर सिमेट्रिक अल्कीन है तो उसकी हाइड्रोहेलोजिनेशन, और जब एसिमेट्रिक अल्कीन होगा मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होगा, वो आपको याद रहे। अच्छा 100 में कि विच द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। आसान पहचान आपको बता दूं, जरा देखिएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तमाम जो ग्रुप्स हैं, ये वाले ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हैं, इनमें एक सिमिलैरिटी, जब मैं लिखूंगा आपको खुद एक सिमिलैरिटी नजर आ जाएगी, नेक्स्ट टाइम फिर याद नहीं करेंगे। और यही मैं चाहता हूं कि आपकी स्टडी में ये हो कि आप इस तरीके से ब्रेन पैटर्न याद रखता है। तो देखिए ये है, ये अटैच है CH3 मिसाल के तौर पे, या कोई भी अल्काइल ग्रुप आप लगा लें, कोई भी अल्काइल ग्रुप। तो ये आर्थोपैरा ओरिएंटिंग और डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ये भी है, अगर मैं ये लगा लूं तो इसमें लॉन पेयर भी है। इसी तरह अगर मैं इसको यूं करूं, लॉन पेयर है। और इसी तरह अगर मैं ये लिख लेता हूं लाइक नाइट्रोजन है NH2, तो लॉन पेयर है। फिर अगर मैं इसको NH और एक अल्काइल लगा लूं फिर भी लॉन पेयर है, समझ रहे हैं। फिर इसी तरह अगर मैं नाइट्रोजन लगाऊं और 2 अल्काइल ग्रुप लगा लूं तो फिर भी इसमें लॉन पेयर है। एक चीज जो हमने देखी है वो ये है कि लॉन पेयर हो, लेकिन ये भी जरूरी है, इधर नहीं है, लेकिन ये सैचुरेटेड हैं सारे, देयर इज नो डबल बॉन्ड। और अगर आप जो यानी ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये तमाम, इनमें जो कॉमन चीज है ये जो आर्थो पैरा ओरिएंटिंग है, और कौन से ग्रुप है, एक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग। दे आर सैचुरेटेड, यानी इनके अंदर सिंगल बॉन्ड है, इसके भी सिंगल बॉन्ड है, OH का भी सिंगल है, OR का, R के अंदर सिंगल, NH2 तो ये भी सिंगल बॉन्ड है, NH सिंगल बॉन्ड, R के साथ सिंगल बॉन्ड, फिर इधर सब में सिंगल बॉन्ड है और लॉन पेयर है। लेकिन लॉन पेयर का होना जरूरी नहीं है, इधर तो लॉन पेयर नहीं है लेकिन सिंगल बॉन्ड्स तो हैं। अब जो मेटा ओरिएंटिंग है, लेकिन इसके साथ हेलोजन नहीं है, याद रखें। हेलोजन में एक मसला ये होता है कि ये डोनेटिंग तो है, उस वजह से आर्थोपैरा ओरिएंटिंग है, लेकिन ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो खींच लेता है इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से, उस वजह से थोड़ा सा स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग हो जाता है, याद रहेगा आपको। अब जरा मेटा ओरिएंटिंग पे नजर डालें। मेटा ओरिएंटिंग में ये वाली बात होती है, यानी जो मेटा ओरिएंटिंग है और ये साथ साथ डीएक्टिवेटिंग भी है, ठीक है जी, डीएक्टिवेटिंग। कॉमन चीज इन सब में ये है, और उस वजह से ये है कि ये बड़े पावरफुल, बहुत ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, या तो एलिमेंट बजाते खुद है या फिर 2-3 बड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। तो लिहाजा जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन के साथ ये अटैच है और ये इलेक्ट्रॉन खींच ले तो बेंजीन के आर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सही है। तो आर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में मेटा पे जाएगा, और बेंजीन पे एज ए होल पॉजिटिव आ रहा है, सो दैट्स व्हाई आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वो भी पॉजिटिव है, तो बेंजीन उसको रिपेल करेगा। तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर और ज्यादा टाइम के लिए आप इसे हीट करेंगे, देन यू कैन, आप इसको पुश कर सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन कर ले। अब इनमें यह है, आप जरा इससे देख लें, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मैंने इसका सब स्ट्रक्चर बनाया ताकि आपको ये मेंशन कर सकूं, ये दोनों बड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मिलके बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अगर इधर बेंजीन अटैच हो, सही है। अच्छा, तो ये भी हो गया। अब इसके साथ आप कुछ भी कर ले, चेंज करते जाए तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, जरा इस ग्रुप को देखिए, जब भी ये आएगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन है और बेंजीन के साथ अटैच है। आपकी मर्जी है कि आगे हाइड्रोजन अटैच करें, आपकी मर्जी है कि आगे इसके साथ OH अटैच करें, आगे आपकी मर्जी है कि कार्बोनाइल ग्रुप है और आगे एनहाइड्राइड अटैच करते जाएं, जो भी करें। तो जब भी कोई एटम अटैच हो और उसका आगे मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे कि ये तमाम है, लाइक इसको देखिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, कार्बन अटैच है लेकिन उसके साथ मल्टीपल बॉन्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब मल्टीपल बॉन्ड हो, कॉमन चीज इधर क्या हो गई, मल्टीपल बॉन्डिंग,
इधर क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर मैं अब रैंडमली ये लिखूं, मिसाल के तौर पे मैंने ये लिख दिया है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अभी मैंने पूरा लिखा भी नहीं है और आप कहेंगे सर ये तो मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप है, सही, ये आ गए है, वो है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है ये मेटा ओरिएंटिंग होगा। एमाइड ग्रुप एसिड हैलाइड वाले वो जो एसिड डेरिवेटिव्स जो है ना, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे जाइएगा तो नाइट्रो ग्रुप है और वो मेटा ओरिएंटिंग है, याद करने की अब जरूरत नहीं है। यानी आर्थो पैरा में सेचुरेशन होगी और मेटा में अनसेचुरेशन होगी। 101 द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये क्या बनाएगा, मिथाइल क्लोराइड, तो बना देगा मिथाइल बेंजीन और AlCl3 इसमें कैटालिस्ट है। आगे जाइएगा तो कहता है कि विच रिएजेंट इज कॉमनली यूज्ड इन द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन याद रखें सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हीट करेंगे, द एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होता है और ओलियम भी इस्तेमाल होता है, ओलियम, ठीक है जी, जो कि एक्चुअली सल्फर ट्राइऑक्साइड को डिसॉल्व किया गया है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। आगे जाइएगा तो कहता है कि विच प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद एक्वस KOH, ये दो रिएक्शन है, अगेन बता दो सिमिलर जो है वो याद रखें। कहता है कि विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद एक्वस KOH, ये है इथाइल क्लोराइड CH3CH2, ये है क्लोरीन और ये है पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, बल्कि मुझे OH लिखना चाहिए और एक्वस फॉर्म में यह है। ये जब एक्वस होगा तो क्या बनेगा, और जब इसे आप अल्कोहल में डिसॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, अल्कोहल मीडियम में एलिमिनेशन हो जाती है, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, ये हो जाएगा, इधर से हाइड्रोजन और ये क्लोरीन जाएगा तो एलिमिनेशन हो जाती है, और साथ साथ OH और ये H मिलके तो ये H2O बना देंगे और ये है क्लोराइड। और अगर ये है एक्वस मीडियम में तो क्लोरीन जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन आपको जरूर याद रहे, इंपॉर्टेंट है, ये है OH, तो इसमें और ये आ गया है क्लोराइड, तो आपके पास एक्वस मीडियम में अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहलिक मीडियम में अल्कीन आता है, या मोर पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट में, मोर पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगी, और लेस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, यानी इधर एसीटोन वगैरह डालेंगे तो फिर एलिमिनेशन हो जाती है। अच्छा आगे जाइएगा, कहता कि तो यहां पे आंसर है एथेनॉल, विच मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, कहता है कि विच मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 होगा, प्राइमरी जो होंगे वो SN2 करते हैं रिएक्शन। अगेन 105 में कि विच रिएक्शन इज प्रमोटेड बाय KOH इन एथेनॉल, तो ये एलिमिनेशन है, यानी हर टॉपिक में स्पेसिफिक पॉइंट्स थे जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट प्रमोट्स इन E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, तो क्या हो, ये कहता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो, स्लाइटली पोलर हो, प्रोटिक ना हो, तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन ये प्रमोट करेगा। फिर कहता है कि विच द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर्स बनाने के लिए, स्पेशली अगर आप इसके को देखेंगे ये है इस तरह, मिसाल के तौर पे C2H5OH है, ठीक है जी, और इसी तरह मैं ये भी लिखूं C2H5OH, अगर आप इसकी डिहाइड्रेशन कर लेंगे, एक का OH एक का H जाए, और इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, डिहाइड्रेशन अगर इस तरह हो जाती है तो फिर आपके पास बन जाता है ईथर, C2H5, ये दो हैं और ऑक्सीजन है along with H2O। लेकिन एक और चीज का ख्याल रखेंगे कि अगर यही अल्कोहल है और
ये इस तरह हो जाए CH3CH2, इसका OH जाए और इधर से H जाए, तो फिर आपके पास ये एलिमिनेशन हो जाती है। कंडीशन को स्लाइटली चेंज करके ये किया जा सकता है। ठीक है जी। सो अल्कोहल कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर ईथर्स, दे कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रिपेयर अल्कीन्स, और वो कंडीशंस आपने अब याद रखने हैं नेक्स्ट टाइम। अब आप देखें पेपर में रिएक्शन इस तरह तो स्ट्रक्चर तो नहीं आएंगे, पेपर में वो रिएक्शन दे देगा मिसाल के तौर पे कि अल्कोहल से हम अल्कीन बना सकते हैं अंडर विच कंडीशन, अल्कोहल से ईथर हम बना सकते हैं अंडर विच कंडीशन। तो ये चीजें आप याद रखें। सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है ये ईथर बना देता है। 108 में कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कहता है अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और चले कि ये अल्कोहल है और सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह का इस्तेमाल होगा, तो ये इस तरह का रिएक्शन है। देखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का, अब इसका भी ख्याल रखें, यहां पे आपको लगेगा कि यार ये तो एसिड है तो ये प्रोटॉन शायद दे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है। होता कुछ इस तरह है कि हाइड्रोजन आयन है, चूंकि ये एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म है, ये जो है लॉन पेयर ये उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो जब इसने डोनेट किया इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो HOH और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इधर से इलेक्ट्रॉन लेता है और ये जो लॉन पेयर है ये आते हैं। तो अगर आप याद रखना चाहें तो याद रखिए इसका OH और इसका H ये जा रहा है, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है, ये जो है ये है एस्टर R C डबल बॉन्ड O फिर O और CH3 along with H2O। वैसे ये है कौन सा रिएक्शन, क्या कहेंगे आप इसे? यही तो बात है, सारी बातें सही हैं, लेकिन वन ऑफ द थिंग कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन भी है। वाटर जिधर बनेगा उसको हम कंडेंसेशन भी कहते हैं, ये डिहाइड्रेशन भी है जो आपने बात की, समझ की बात को, और दूसरा है वो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है तो वो भी है। अच्छा आगे जाइएगा तो ये है एस्ट्रिफिकेशन। 104 में एस्ट्रिफिकेशन। 109 so what is the product when phenol reacts with concentrated nitric acid? phenol, हाँ जी phenol है, ये है phenol OH, तो ये बनेगा चूंकि OH जो है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थोपैरा ओरिएंटिंग है, और ये कह रहा है कि हमारे पास क्या बन गया, क्या है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रो ग्रुप इधर भी आएगा, नाइट्रो यहां पर भी आएगा और नाइट्रो ग्रुप यहां पे भी आ जाता है, और ये फिनोल है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 यानी 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल जिसे पिक्रिक एसिड कहते हैं। आपने एक काम ये करना है कि आपकी बुक में जितने भी कॉमन नेम्स हैं, जरा देखें, मैं आपको तरीका बता दूं, कॉमन नेम्स और स्ट्रक्चर वो बना लें, और जो कॉमन नेम है और स्ट्रक्चर के लिए कोई लतीफा बनाए, कुछ भी ऐसा सेंटेंस लिखें जिसमें वो कॉमन नेम और स्ट्रक्चर के अहम पॉइंट का जिक्र हो जाए, तो बस आपको फिर आसानी रहेगी, वो दिमाग इस तरह याद करता है, नहीं तो रटे मारते रहेंगे कभी भी उसको। हाँ एग्जामिनर को तरीका आता है, वो सिंपल कह देगा मेसिटाइलिन में कितने अल्काइल ग्रुप हैं, समझ के बात को, हाइड्रोक्विनोन में OH है कि नहीं है, ठीक है जी, वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो वो जो दिए गए हैं वो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। अच्छा आगे जाइएगा तो ये है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। फिर कहता है 110 में 110 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर प्रिपेयरिंग कीटोन। ये तीन जो मेथड्स हैं ये आपको याद रहें। कीटोन बनते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन से भी बनते हैं, एरोमेटिक कीटोन। दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बना देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बना देंगे अपॉन ऑक्सीडेशन, टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते। आगे लिखते हैं ओजोनल एसिड ऑफ अल्कीन, तो याद रखिए ओजोनल एसिड ऑफ अल्कीन से भी कीटोन बनते हैं, ठीक है जी। आगे लिखा है रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। वैसे रिडक्शन ऑफ एस्टर से क्या बनेगा, हाँ जी बिल्कुल सही है, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल से ये है CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O और CH3,
तो अगर रिडक्शन होती है यानी आपने इसको ट्रीट किया, और ये भी याद रखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की रिडक्शन नॉर्मल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और निकल के साथ नहीं होती। इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड, वो आप इस्तेमाल करते हैं। सो अब देखें, ये बॉन्ड इधर से टूट जाएगा, जब टूटेगा तो आपके पास एक हाइड्रोजन इधर और फिर एक इधर, तो ये भी अल्कोहल में और ये भी अल्कोहल में, ठीक है जी। सो दो अल्कोहल आपके पास बन जाते हैं। अगर ये इस तरह होगा CH2 तो और CH3, तो अब ये बन जाएगा प्रोपेनॉल और ये बन जाएगा मेथनॉल। और अगर ये है एक CH3 है तो फिर आपके पास ये केस में बन जाएगा एथेनॉल, ये एथेनॉल होगा, 2 कार्बन और एक मेथनॉल होगा। सो रिडक्शन ऑफ एस्टर जो है दैट प्रोड्यूसेस अल्कोहल्स। अच्छा आगे जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहते कि इन दी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड विच मेथड इन्वॉल्व, in the preparation of aldehydes which method involves the oxidation of primary alcohol? प्राइमरी अल्कोहल के साथ हम इस्तेमाल करते हैं PCC। किस चीज का एब्रीविएशन है? ठीक, सही है, और उसकी कंपोजिशन भी याद रखेंगे, यूज ऑफ PCC। अच्छा एक और बात याद रखें, आउट ऑफ द कोर्स टर्म जो भी होगा दैट इज नेवर एन आंसर। ये एग्जामिनर जो है अक्सर एग्जामिनर से हो जाता है कि वो कोर्स वाले टर्म भी दे सकता है, शायद उसकी नजर ना पड़ी हो तो आउट ऑफ कोर्स दे देगा। आउट ऑफ कोर्स जब आंसर में आएगा एक ऑप्शन के तौर पे, तो आपने कम से कम गैस कर लिया कि वो आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज वो आपका टेस्ट FSC के कोर्स में ले रहा है। बात की समझ आ गई है? लेकिन आपकी नफ्सियात ये होती है कि कोई इस तरह का मुश्किल टर्म हो और आपको शक हो तो आप कहेंगे यार ये जरूर आंसर है, लेकिन एक्चुअली वही आंसर नहीं है। सही है? तो ये मैंने यहां पे लिखा कि जैसे इधर मौजूद है। कानिजारो रिएक्शन का टर्म है आपके कोर्स में? नहीं है ना? उधर क्लेमेंसन है और वोल्फकेशनर है, कानिजारो नहीं है, तो कानिजारो रिएक्शन इधर आंसर नहीं हो सकता। चले आगे जाइए, आगे लिखता है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज प्राइमरीली इनहिबिटेड बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन जिधर भी अनसेचुरेशन होगी वो एडिशन करते हैं, सिवाय बेंजीन के वो सब्स्टिट्यूशन कर लेता है, और उसकी रीजन है कि वो स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। केमिकल फार्मूला ऑफ बेंजल्डिहाइड क्या है? बेंजल्डिहाइड, तो ये वाला फार्मूला है, और इसका आयोटिक नाम बेंजीन कार्बल्डिहाइड होगा। लेकिन याद रखें बेंजीन कार्बल्डिहाइड ये इसका आयोटिक नाम है, बेंजल्डिहाइड कॉमन नेम है, लेकिन इसको आयोटिक सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया है। बेंजल्डिहाइड इज आयोटिक नेम, अब आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे जाइए, विच द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हाँ जी, तो यहां पर अगर आप इनको चेक करना चाहें, यहां पे है फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, तो याद रखिएगा कि ये है हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में इस कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, इस पे है पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज। अब अगर एडिशन होगी, ठीक है जी, और जितना ये ज्यादा पॉजिटिव होगा उतनी ही ज्यादा इजीली एडिशन होगी, तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, ये है फॉर्मल्डिहाइड। अब अगर आपने मिसाल के तौर पे यहां पर एक C3 लगा दिया, अब आप जानते हैं कि मिथाइल ग्रुप जो है ये डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। लिहाजा अब जो एडिशन होगी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की, वो जरा पहले के मुकाबले में उस तरह नहीं होगी तेज। और अगर आपने दोनों लगा दिए, दो डोनेटिंग ग्रुप हों इधर भी और यहाँ पर भी, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये और भी डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज दो डोनेटिंग ग्रुप है, तो रिएक्टिविटी इस डायरेक्शन में जो होगी, ये जो डायरेक्शन है डिक्रीज होती जाती है, ये है रिएक्टिविटी और इस डायरेक्शन में डिक्रीज होगी। आगे पढ़िएगा, कहता है कि which of the following compound is more reactive toward nucleophilic addition, तो यहां पे आंसर होगा फॉर्मल्डिहाइड एंड सब में। फिर कहता है कि which derivative
ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैज द जनरल फार्मूला। ये है R, और फिर इस तरह ये कार्बोनाइल ग्रुप है, फिर इसके बाद ऑक्सीजन है, फिर कार्बोनाइल ग्रुप है, और फिर R है। तो ये जो कोको ग्रुप है ना, COO और फिर CO, तो ये इसका है एसिड एनहाइड्राइड्स का है। तो ये है एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप है। कहते हैं कि विच एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइजिंग methyl acetate। What is hydrolyzing? हाँ जी बिल्कुल, हाइड्रोलाइजिंग मीन्स रिएक्शन विद वाटर। तो जब हाइड्रोलिसिस होगी एस्टर्स की तो बन जाता है, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, ये बन जाता है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये वाला है कि जैसे ये देखें, ये है एस्टर है CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर OCH3, और अगर इसकी हाइड्रोलिसिस आप कर रहे हैं और एसिडिक मीडियम है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो बस सिंपल इस तरह याद रखें कि ये OH इधर आएगा और अल्कोहल और साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, CH3, C डबल बॉन्ड O, OH और प्लस अल्कोहल। तो वो जो रिएक्शन है रिवर्स रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? हाइड्रोलिसिस। एस्टरिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस इस वक्त ये अपोजिट है। आगे जाइएगा, कहता है कि विच द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर एसाइल क्लोराइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव जब बनते हैं, 4 मेजर डेरिवेटिव्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड हैलाइड बनेगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट कर ले किसके साथ? थायोनाइल क्लोराइड के साथ या PCl5 के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड अमाइड बनेगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड को एमोनिया के साथ ट्रीट कर ले। कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड एनहाइड्राइड बनेगा जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से डिहाइड्रेशन होगी। क्या इस्तेमाल करेंगे? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, जो सबसे स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। P2O5 बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यानी जब भी OH ग्रुप हो, मैं ये कह रहा हूं, मैंने O और H नहीं कहा, मैंने कहा OH ग्रुप। जब OH ग्रुप होगा और उस कंपाउंड में P2O5 डालें तो ये एक मॉलिक्यूल से OH दूसरे से H निकाल के खुद बना देगा फास्फोरिक एसिड, और वो दोनों अटैच हो जाएंगे। चाहे आप अल्कोहल लें तो उसको ये कन्वर्ट कर देगा, ईथर में भी कन्वर्ट कर सकता है कुछ मालिक्यूल को वो अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपकी बुक में जिसका जिक्र है वो आपको याद रहे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हाइड्रोजनेटिंग एजेंट, ये सारे आपको याद। अच्छा, आगे है कि रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, ये आंसर है। कहते हैं कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज इन्वॉल्व व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स एन अमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बन रहा है, बिल्कुल ये भी है CH3, C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये है अमोनिया, प्रोडक्ट बन गया है। अगेन वही बात है, ये है कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है जी। तो यहां पे आंसर है कंडेंसेशन। 119 आयोपिक सिस्टम में कहते हैं कि व्हाट इज द नेम फॉर दिस कंपाउंड? 1 2 3 4 4 कार्बन है। ब्यूटेन, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है जी। आगे है कि व्हाट इज द आयोपिक नेम फॉर द एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ मेथनॉल। मेथनॉल से मेथनॉल बनेगा, मेथनॉल से मेथनोइक एसिड आएगा, और इसने पूछा है कि व्हाट इज द आयोपिक नेम ऑफ द एसिड जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ मेथनॉल से बन जाए। तो मेथनॉल से मेथनॉल और फिर मेथनोइक एसिड। जनाब ये है 6th क्लास क्वेश्चन यानी 121, और ये कहता है कि व्हाट इज द प्रोटीन मेड ऑफ। याद रखें, अब जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डाइज हैं वो भी शामिल कर दिए गए हैं।
तो एक मर्तबा किताब को जरा तवज्जो से पढ़ ले और अहम पॉइंट को आधा सा हाईलाइट करें, आधा, फुल नहीं। फुल करेंगे तो दिमाग कहता है बस मुझे याद है, नहीं, निम निम दे। इसको आपने हमेशा स्ट्रेस में रखना है, स्ट्रेस में। लेकिन टेंशन वो वाला स्ट्रेस में नहीं, कह रहे एंग्जाइटी और स्ट्रेस और वो वाला, नहीं नहीं नहीं, इसको पूरा कभी भी इनसर्कल करके ना लिखे। जब ये कहीं पे नाम आ जाए या जो भी है, फॉर एग्जाम्पल वो लिखता है कि फ्राइडल और क्राफ्ट रिएक्शन, तो ये इसका तरीका है। मैं आपको बता दूं, मैं इसे बड़ा खूब जानता हूं, ठीक है जी। मैं इसको इतना जानता हूं कि मैं इस पर बिल्कुल एतबार नहीं करता। हाँ, मुझे पता है कि ये 24 घंटे में मिसाल के तौर पे 1 घंटा बड़ा फ्रेश है तो मैं इसे काम ले लेता हूँ, लिख लेता हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर ये थोड़ा गुडमुड हो जाए तो इस प्रोटोकॉल पे अमल करना है। इसको उस वक्त नहीं देखना कि ये कहते हैं, ये जो लोग कहते हैं जज्बात तो मैं आके मैंने ये कर दिया, तो यार यही तो वो वक्त है कि उसके लिए वो प्रोटोकॉल पे अमल करना होता है, बिकॉज इसने काम करना छोड़ दिया। तो इसको आप सिंपल इस तरह आधा सा कर लेंगे, ठीक है जी, आधा सा ये कर लेंगे बस। और अगर आपने पूरे यूं कर दिया फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो यकीन जानिए आप नहीं पढ़ेंगे इसे, ठीक है जी। ये चेंज को नोट करता है, चेंज को। पूरे रोड पे जाएं जाएं आपको कुछ नजर नहीं आएगा, एक जगह दरख्त गिर गया है, उसी तस्वीर में मसला हो गया, वो आपको बता देगा लदा चल शुरू, सही है। तो इससे काम लेने का जरा तरीका आपको आ जाए। 122, तो ये अमीनो एसिड है। 122 कहता है कि विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडीज है। और फिर इस तरह है कि what effect does increasing the temperature beyond the optimum level have on enzyme? टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कम से कम करते जाए, एंजाइम डिकम्पोज नहीं होता। एज ए केमिस्ट आप जानते हैं टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है जी, और वाइब्रेशन नहीं खत्म होती कि वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो कूल करने से कोई भी मेडिसिन, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी केमिकल खराब नहीं होगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाएं, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक खास टेम्परेचर जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, उस पे एंजाइम की एफिशिएंसी, पोटेंसी जो है, कारकर्दगी जो है, परसेंट यील्ड इसका जो है वो मैक्सिमम होता है। बियॉन्ड दैट लिमिट अगर ज्यादा करे टेम्परेचर, तो फिर इसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, डीनेचरिंग जिसे हम कहते हैं, कि इसमें थोड़ा सा भी इस तरह केमिकल चेंज आ जाए कि ये अपने अफाल, अपने फंक्शन पूरे ना कर सके, देन वी यूज द टर्म डीनेचरिंग। सो यहां पे क्या होगा, डीनेचर द एंजाइम, ऑप्टिमम टेम्परेचर से आगे जाएंगे, सो इट विल डीनेचर द एंजाइम। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ पॉलीविनाइल एसीटेट? सिंपल याद रखें, पॉलीविनाइल एसीटेट क्या है। पहली बात तो ये है कि विनाइल क्या है, इधर देखिएगा, ये ग्रुप जो है ये कहलाता है, ये कंपाउंड कहलाता है एथेन। जब ये ग्रुप होगा तो इसको कहेगा विनाइल। क्लोरीन अटैच किया तो विनाइल क्लोराइड। और अगर इधर एसीटेट होगा OOCCH3, तो अब ये विनाइल एसीटेट है। और जब ये पॉलीमराइज होगा तो देखिए ये जो है डबल बॉन्ड, ये टूटकर इस तरह CH, और ये जो ग्रुप है, और क्यों सिंपल ये है कि जिसमें पोलैरिटी होगी जिस ग्रुप में ना, वो एडहेसिव के तौर पे ज्यादा बेहतर काम करता है, ठीक है जी, चपचपाहट जो है। तो मैं ये कह रहा हूं ये वाला ग्रुप है O, ठीक है जी, और इसके साथ फिर O है, यानी ये वाला जो ग्रुप है CH3CO, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है कार्बोनाइल, और इस तरह ये है, इसको हम कहते हैं ये विनाइल, ये एसीटेट है, लिहाजा शॉर्ट नाम इसका होता है पॉलीविनाइल एसीटेट। ये एक पॉलीमर है PVA, जिसको एडहेसिव के तौर पे ये समद बॉन्ड और ये जो चपचपाहट वाली चीजें हैं, लकड़ियों को जोड़ना और फिर इस तरह कारपेट को फर्श के साथ अटैच करना, बुक की बाइंडिंग, और पॉलीविनाइल एसीटेट ये उधर इस्तेमाल होगा। और आपकी बुक में जो जो है तो वही आप याद रखें। ये है सेकंड लास्ट के विच द फॉलोइंग इज अ नेचुरल डाई। याद रखें इंडिगो, इंडिगो नेचुरल डाई है। इंडिगो कलर जो होता है, वो जो वायलेट का कलर है, वो प्लांट से हासिल होता है। और नेक्स्ट वो कहते हैं, और ये जो नाम है ना, एजोडाइज, मॉडर्न डाई और एसिड डाई, ये आपकी बुक में मौजूद है, वहां से मैंने लिए। 126 कह रहे कि विच ऑफ दिस पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। नायलॉन 610, इधर देखिएगा, नायलॉन 610 ये है, 610 है ना, तो आपको ये पता हो कि नायलॉन जब आप लिखते हैं और ये है 6 और ये है 10, तो याद रखें कि नायलॉन 610 ये अमीन में कार्बन की तादाद है। ये जो है
ये अमीन में कार्बन है, कार्बन एन अमीन, और ये जो है 10 जो आपने लिखा है ये क्या है, ये कार्बोजेलिक एसिड में है, कार्बोजेलिक एसिड में कार्बन है, कार्बन एन कार्बोजेलिक एसिड। तो कौन सा अमीन है, हेक्सामीथाइलिन डाई अमीन, दोनों साइड पे अमीन होने चाहिए, बिकॉज आप दोनों साइड से पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं। ये है H2N और फिर CH2, फिर CH2 और फिर NH2, ठीक है जी। तो मैंने अब इसको कंबाइन कर देना है, कितने मीथाइलिन है, ये तो मैंने डाई मीथाइलिन लगाया, अब मैं लगा लेता हूं हेक्सामीथाइलिन, ये है हेक्सामीथाइलिन डाई अमीन, और फिर क्या होगा, कार्बोजेलिक एसिड, डिकेन डाइओइक एसिड, जो कि इस तरह का होगा, डिकेन डाइओइक एसिड, यह है एक और ये है दूसरा OH एसिड, कितने कार्बन हो गए, 2 हो गए, दरमियान में कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए, ये डिकेन डाइओइक एसिड है। अब ये होगा कि इसका H इसका OH जाता है और इसी तरह इसका H जाएगा, दूसरे कार्बोजेलिक एसिड का OH जाएगा, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसको हम कह सकते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, क्योंकि दोनों साइड पे NH2 है तो इधर से भी एडिशन होगी और इसमें भी दोनों साइड पे कार्बोजेलिक एसिड है, सो दोनों साइड से चेन की ग्रोथ होगी, सो दैट्स हाउ यू गेट अ पॉलीमर। सबको ये क्लियर है? आखिरी क्वेश्चन है नायलॉन 610, विच ऑफ दीज पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन, पॉलीइथाइलिन एडिशन से बनता है, फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड एडिशन से बनता है, पॉलीप्रोपाइलिन एडिशन से बनता है। नायलॉन 610 जो है ये कंडेंसेशन, जनरल टर्म याद रखें, जनरल में कह रहा हूं, जिधर भी लफ्ज पॉली इस्तेमाल होगा वो एडिशन पॉलीमराइजेशन से आ जाता है, पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीस्टायरीन और इस तरह।